चलिए मित्र, सभी मित्रों का आपके एकेडमी यूट्यूब चैनल सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट बेहद हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी मित्रों का एक बार पुनः क्लास की इस घड़ी में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए मित्र, आपका एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को यूपी SSSC पेट लगा हुआ है। एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोगों ने सेंटर भी अपना देख लिया होगा। तो इसमें जो साइंस का पोर्शन है, निरंतर प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैंने पहला भाग कवर किया था, 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। आज दूसरा पार्ट है जिसमें 25 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न आए हुए हैं, इनको डिस्कशन करते हुए यह श्रृंखला निरंतर 15-16 जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को यहाँ से हमारा प्रयास होगा कि परीक्षा में आए और सीधे यह प्रश्न क्लास के आपके दौरान चर्चा किए गए हों। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेके आता रहूँगा। चलिए मित्र, सभी मित्रों का स्वागत है। डिस्कशन करते हैं, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बांझपन रोधी विटामिन है। पहला प्रश्न है आपका, बांझपन रोधी विटामिन है, बताने का प्रयास करिएगा। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, बताइए। विटामिन ई, मैंने क्लास के दौरान आपको बताया था विटामिन ई ना। अभी क्लास जो आपकी थ्योरी वाली थी उसमें विटामिन पढ़ाया हुआ और उसमें साफ साफ लिखवाया था कि विटामिन ई क्या करता है, नपुंसकता ना के कारण को दूर करता है। अगर कमी है तो मानव में, मनुष्य में नपुंसकता आ जाती है। बांझपन रोग, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता ना। चलिए, विटामिन बी से क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी ना, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन के की कमी से बताइए, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं बनता ना, विटामिन के की वजह से। आपसे प्रश्न पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, थायमीन, कई बार प्रश्न आए हुए, थायमीन ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, कैल्सीफेरॉल। ये प्रश्न आप कमेंट में हमें लिख के बताइएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है पासवर्ड से प्रयोक्ता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो मैं बोले देता हूँ, पासवर्ड से प्रयोक्ता। ये प्रश्न है आपका, पासवर्ड प्रयोग करने से प्रयोक्ता को क्या होता है, ढांचों को सरल कर सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। बताइए, पासवर्ड के प्रयोग करने से प्रयोक्ता को क्या होगा, आप समय ढांचे को सरल कर सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं और गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। आप लोग देखते हैं पासवर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि गोपनीयता बराबर बनी रहे ना, कोई भी जानकारी हमारी लीक ना होने पाए, दूसरे व्यक्ति के पास ना पहुंचने पाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। कह रहा जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। समझ में आ रहा है ना, क्या है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। पहला यूट्रिकुलेरिया, तीसरा डायोनिया और दूसरा डायोनिया, तीसरा ड्रोसेरा
और चौथा कोई नहीं। बताइए, जलीय तथा कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा और कोई नहीं ना। कौन सा होगा बताइए? 1 नंबर। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूट्रिकुलेरिया ना। ध्यान दीजिएगा मित्र, जो कीट भक्षी पौधा है, कीट भक्षी पौधा ना, ये ऐसे स्थान पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं, कमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां ये कीट भक्षी पौधा पाया जाएगा। और यह नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करता है? कीटों को खाकर, कीटों को खाकर यह नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इनको कीट भक्षी पौधा कहा गया। ठीक है, कीटों को खाने वाला पौधा। ये क्या करता है? घड़े के आकार के समान किसकी संरचना होती है? जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे पौधा है, ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है, ऐसी संरचना है, यहाँ ये ढक्कन के समान संरचना रहती है, यहाँ से विशेष सुगंध आती है। क्या आती है? विशेष सुगंध आती है। जैसे यह ढक्कन खुल जाता है, इससे विशेष सुगंध निकलती है, तो कीट आकर्षित होकर इस ढक्कन की ओर आ जाते हैं। जब सुगंध की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे कीट बैठ जाते हैं, और जैसे ही कीट इस घड़े के मुंह पर आके बैठता है, यह ढक्कन बंद हो जाता है। क्या होगा? ये ढक्कन बंद हो जाता है, और इस तरह से ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपसे जलीय तथा कीट भक्षी पूछा गया था। ये तीनों कीट भक्षी पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया और ड्रोसेरा, तीनों कीट भक्षी पौधे हैं। लेकिन जो यूट्रिकुलेरिया है यह जलीय पौधा है। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है, जल में कीटों का भक्षण करता है। और ड्रोसेरा तथा डायोनिया यह स्थल पर पाए जाने वाले कीट भक्षी पौधे हैं। कहाँ पे पाया जाएगा? स्थल पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? स्थल पर। यूट्रिकुलेरिया जल पर पाया जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि। आंसर देने का प्रयास करिए। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है क्योंकि। कहने का मतलब प्रश्न का ये है, कार्बन के प्रकृति में बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है ना। तो ऑप्शन बना है, यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है, यह सहसंयोजी बंध बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ, राइट जवाब आपका सी नंबर, क्योंकि श्रृंखलन का जो गुण है, श्रृंखलन का गुण, ठीक है, देखते हैं आप जब आप पढ़ते हैं कार्बन ऐसे संरचना ना, श्रृंखलन का गुण ये है, लगातार यह परमाणु कार्बन के जुड़ते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी कारण इसके अत्यधिक यौगिक पाए जाते हैं। और क्या प्रश्न बनता है? श्रृंखलन का गुण में 2 प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन है, कार्बन के बाद पूछा जाए तो सिलिकॉन है। ठीक है, कार्बन है, फिर सिलिकॉन है और तीसरा जर्मेनियम भी आता है, लेकिन ये दोनों में बहुत अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? बताइए, बताने का प्रयास करिएगा मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बताइए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा गॉस, तीसरा टेस्ला और आपका ऑप्शन है वेबर। बताइए, गॉस, टेस्ला, क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो राइट आंसर आपका वेबर हो जाएगा। ये तीनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के होते हैं
टेस्ला आपका वो वेबर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ना होकर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं ना, और फाई बराबर होता है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित बी ए cos थीटा। इसका मान निकाला जाता है। यदि थीटा कोण बना रहा है तो फाई बराबर बी ए cos थीटा होता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ये तीनों मात्रक होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है या अधिकतम होगी। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, बताइए। कह रहा है H2 गैस में, N2 गैस में, ऑप्शन न दिख रहे हो तो मैं बना देता हूँ, H2, O2 और ये आपका N2। बताइए किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। किसकी बात कर रहा है? समान ताप पर। सभी का अगर समान ताप टेम्परेचर रखा जाए तो इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है उपरोक्त सभी। ये कौन सा है? उपरोक्त सभी। सभी गैसों में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, सभी। चलिए ध्यान दीजिएगा मित्र, समान ताप पर ध्वनि की जो चाल है वो ऑप्शन H2 गैस में हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, जो ध्वनि की चाल निकालने का फार्मूला है, वायु में ध्वनि की चाल ये होती है आपकी अंडर रूट गामा पी अपान डी। किसके द्वारा निकाली जाती है? लाप्लास सूत्र। लाप्लास सूत्र के द्वारा। इसको हम बोलते हैं लाप्लास संशोधन। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने बताया था कि ध्वनि की चाल अंडर रूट गामा अपान डी होती है, लेकिन लाप्लास आगे आते हैं तो उन्होंने ये कहा कि इसकी चाल गामा पी रो, ध्वनि की चाल गामा पी अपान डी अंडर रूट इसके समानुपाती होती है। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है? देखिए आप, बी जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल ये रूट डी ना किसके घनत्व के समानुपाती ना, किसके घनत्व के समानुपाती, या हम कह सकते हैं समानुपाती कब होगा? जब रूट नहीं लगा होगा। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा दोनों में संबंध है। किसमें संबंध है? उल्टा संबंध है, यानी जिसका घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा, उसकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो आप देखिए, वायु में हाइड्रोजन का घनत्व ज्यादा होता है कि N2 का कि O2 का? बताइए। यहाँ इस फार्मूले से ये प्रदर्शित है कि जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसकी चाल सबसे ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत सब जानते हैं सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी गैस में ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर है? चलिए आगे समझ में ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबुन है, बताइएगा। आंसर देने का प्रयास करिए। साबुन है ना, कह रहा निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्काइली धातुओं के लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। बताइए साबुन जो बनाया जाता है वो किसका लवण होता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइए। A B C D कौन सा ऑप्शन है? सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका राइट जवाब डी नंबर है। ठीक है, जो साबुन होता है ये उच्च वसा अम्लों के क्षारीय धातुओं के लवण होते हैं।
क्षारीय धातुओं के लवण होते हैं। एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। किसके? सोडियम, पोटेशियम, विशेषकर से सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसा अम्लों के लवण होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, एल्कली धातुओं को, एल्कलाइन नहीं, एल्कली धातुओं के लवण। चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कह रहा है पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पानी का भारीपन सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, एल्युमिनियम के नाइट्राइड और नाइट्रेट के कारण, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट के कारण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। बताइए मित्र, कौन सा इसका राइट जवाब होगा? इसका राइट जवाब बी नंबर, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, कठोरता के आधार पर, साबुन के झाग के आधार पर दो प्रकार के जल पाए जाते हैं। कौन कौन से? कठोर जल और मृदु जल, दो प्रकार के जल पाए जाते हैं ना। कठोर जल कौन से होते हैं? जो साबुन के साथ कम मात्रा में झाग बनाते हैं ना, और दूसरा जो साबुन से अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं। तो कम मात्रा में भारीपन का क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। नौवां क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? पूछा गया है अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह क्यों होता है? कह रहा है केवल चक्रण गति, केवल कक्षीय गति, ए और बी, ना तो चक्रण गति और ना ही कक्षीय गति। बताइए, मैंने परमाणु बताया था आपको, उसमें बताया था कि परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसकी गति का क्या कारण है? बताइए। राइट जवाब आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, चक्रण गति और कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन का चारों ओर परमाणु की ओर घूमना यह चक्रण गति है, स्पिन करना ना। एटम के मान लीजिए ये परमाणु है तो इसके चारों ओर ये घूमना, यही आपकी चक्रण गति है। और इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, ये क्या कहलाता है? कक्षीय गति है। इन दोनों के कारण ही यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, मतलब ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी? वो कौन सी एंटीबॉडी होगी? ऐसा प्रश्न है, बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है ना, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी? बताइए भाई। मैंने आपको बताया था रुधिर वर्ग, बताया था ना। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक, इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। तो आपसे पूछता है दोनों ए और बी एंटीजन है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? कौन सी होगी? कोई नहीं ना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, दोनों में एंटीजन पाए जा रहे हैं तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए चलिए भैया अगला प्रश्न।
कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है? बताइए। प्रश्नों का स्तर सही है? बताइएगा आप लोग कमेंट में। कैसे प्रश्न रखे हैं आज? ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं और हमारा प्रयास भी यही है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है? 4 ऑप्शन दिया है। 1 ग्राम हाइड्रोजन, अगला है 1 ग्राम नाइट्रोजन, फिर 1 ग्राम CO2, इसके बाद 1 ग्राम CH4। इन चारों में से बताना है किसमें अधिकतम अणु उपस्थित होंगे। बताइए। सी नंबर 1 ग्राम CH4। सभी लोगों का जवाब सी नंबर है। हाँ, चलिए मित्र ध्यान दीजिएगा, इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम हाइड्रोजन अणु। ठीक है। कैसे अणुओं की संख्या निकालते हैं? अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है ग्राम में भार बटे अणु भार या परमाणु भार। परमाणु भार। ठीक। किसी भी अणु में कितने मोलों की संख्या या कितने अणु हैं उसमें कैसे निकालते हैं? ग्राम में उसकी मात्रा बटे परमाणु भार या अणु भार। तो हम हाइड्रोजन में देखते हैं कितने ग्राम है? 1 ग्राम। इसका अणु भार कितना होगा? अणु भार या परमाणु भार? हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया? 2। 1/2। इसमें 1/2 आया। अगले में देखते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन है और N2 है। 1 का कितना होता है? 14 और 2 का कितना हो गया? 28। तीसरे में देखते हैं 1 ग्राम मेथेन, 4 हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का कितना? 12। तो 12 4 16 हो गया। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ? बताइए। कार्बन का 12, O2 है 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44। अब बताइए इसमें से किसमें हम भाग देंगे तो ज्यादा मान आएगा? किसमें आएगा? 1/2 का भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? इससे कम ही आएगा। तो अधिकतम अणु किसमें होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन में होंगे। क्लियर है? आपसे न्यूनतम अणु भी पूछ सकता है। चलिए तो भैया एक और आ गया है सवाल, लगाइए। 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रेजिस्टेंस से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हैं। प्रतिरोधों के संयोजन से कई बार प्रश्न आए हैं। बताइएगा। 1.80 ओम सही है। हाँ, चलिए देखिए, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। हो सकता है पेपर में समांतर क्रम पूछ ले ना, तो दोनों जानिए। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है, मान लीजिए विभिन्न प्रतिरोध R1, R2, R3 और इनके संयोजन से जो आपका प्रतिरोध R बन रहा है, तो फार्मूला श्रेणी क्रम में R बराबर जो तुल्य प्रतिरोध है R1 + R2 + R3। ठीक। समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। अब भैया कौन सा पूछा है? श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ दीजिए। 1.5, 0.05 और 0.25 जोड़िए, इसको कितना आया? 1.80 ओम ना। राइट जवाब आपका ए नंबर होगा। क्लियर है? समांतर क्रम पूछे तो वैसे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन।
इसमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, यह पूछा गया है आपका। कह रहा है कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। ऑप्शन दिया है फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली और रजत मछली। कौन सी मीन नहीं है? हाँ, चलिए फुफ्फुस, ये नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, राइट जवाब बी नंबर। रजत मछली मीन नहीं है, बल्कि यह आर्थ्रोपोडा संघ का आर्थ्रोपोडा, ठीक, आर्थ्रोपोडा संघ का कौन सा एक कीट है, ठीक है, एक कीट है जिसका कलर रजत, चांदी के आकार का या चांदी के कलर का है, इसीलिए इसको हम रजत मछली कहते हैं। यह एक प्रकार का आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट होता है, ठीक है, वास्तव में मछली नहीं होती है। ये तीनों आपके होते हैं, रजत मछली नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? बताइए बताइए भैया, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? ध्यान दीजिएगा मित्र, इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को समझने का यह प्रयास करना चाहिए कि जिस पैटर्न के प्रश्न हम यहाँ रखे हैं, ऐसे प्रश्न, ऐसे पैटर्न से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी को आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। जैसे आपका कैलामाइन पूछा गया है, इसका मतलब है अयस्कों से एक प्रश्न बन सकता है, और जितने भी तत्व हैं उन सभी के अयस्क आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक। बताइए किसका होगा? जिंक का, ठीक है। कैलामाइन किसका है? जिंक का। क्या कहते हैं? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैलामाइन बोलते हैं, ठीक है। आयरन का आप जानते हैं हेमेटाइट ना, आयरन पायराइड, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइड, क्यूप्रिक पायराइड, ये किसका है? कॉपर का है। क्लियर है? तो जिंक कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? कैलामाइन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, कई बार आ चुका। अगला है किसमें परिणाम पर्व होता है? बताइए किसमें परिणाम पर्व होता है? कह रहा है पार्किंसोनिया, अकेसिया, ओपनसिया और एस्परेगस। किसमें परिणाम पर्व पाए जाते हैं? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आप जानते हैं वास्तविक नाम यह है सतावर, ठीक है। क्या नाम है इसका? सतावर। इसी के तने पे यह पाए जाते हैं परिणाम पर्व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको रक्त ना, रक्त पढ़ाते समय बताया था कि एक ऊतक से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही बताया है कि कौन सा तरल संयोजी ऊतक है? रक्त ना। और आपसे पूछा है कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला है और शरीर के विभिन्न भाग को बनाता भी ना। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। ध्यान दीजिएगा, राइट जवाब संयोजी ऊतक। किसकी बात कर रहा है? रक्त की बात कर रहा है। क्लियर है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध और ग्लूकोज। कौन सा यौगिक है? ग्लूकोज, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। क्या है? C6H12O6, ग्लूकोज ना। क्या कहते हैं ग्लूकोज को? फ्यूल ऑफ द सेल ना। क्या कहते हैं?
कोशिका का ईंधन, क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन, ग्लूकोज ना, फ्यूल ऑफ द सेल या बॉडी भी कह सकते हैं। तो यही आपका क्या है? यौगिक है, बाकी मिश्रण है। चलिए एक प्रश्न और आ गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज की यह क्लास। न्यूनतम संभव ताप है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। न्यूनतम संभव ताप कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होगा? सी नंबर। हाँ बहुत बढ़िया। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। अगर यह सेल्सियस में ना पूछ के दूसरे में दे दे तब क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसी को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। ठीक है, दो में से एक ऑप्शन आपसे परीक्षा में अवश्य मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? ठीक है, कह रहा है 20 नंबर, सांद्रण की विधि नहीं है। ये नहीं वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, कौन सी अयस्क के सांद्रण की विधि नहीं है? बताइए। बी नंबर, डी नंबर, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, आपका राइट जवाब सी नंबर। कौन सी हो जाएगी? निस्तापन। यह गुरुत्वीय सांद्रण की विधि नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया है जिसमें वायु की अनुपस्थित में पदार्थ को गर्म किया जाता है। निस्तापन और भर्जन दो प्रक्रम आते हैं, ठीक है। जो आपकी फेन प्लवन विधि है, चुंबकीय विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, यह तीनों सांद्रण की विधियां होती है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है? बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार पूछा गया है। शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। क्या हो जाएगा? शून्य होता है। बहुत बढ़िया ना, क्योंकि किसी पिंड का भार क्या होता है? mg ना, क्या होता है? भार mg। और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है, g बराबर 0, तो पिंड का भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? नंबर है ना। चलिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। बहुत बढ़िया सवाल बताया था लेंस वाले चैप्टर में, फोकस दूरी से संबंधित ना, न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछा जा सकता है। बताइए, कह रहा है एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर, सॉल्व करने का प्रयास करिए। दूसरा है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है और पूछा जा रहा है परिणामी लेंस की क्षमता पूछा गया है। बताइए कितना आएगा आंसर? आ रहा है किसी का? हाँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए मित्र, दो लेंस दिए गए हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों की फोकस दूरी दिया गया है। तो जो परिणामी लेंस की, संयुक्त लेंस की पहले आपको फोकस दूरी ध्यान रखना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी हम जानते हैं, यदि दो लेंस है जिनकी फोकस दूरी f1 f2 है, तो
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होगी बताइए, 1/f1 + 1/f2। यह प्रश्न हमने बताया था। अब देखिए f1 क्या है, उत्तल लेंस है, तो f1 का मान आपका दिया है 0.5 मीटर, f2 का मान क्या दिया है 1 मीटर। और ध्यान दीजिए प्रश्न बताया था उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना, तो ये -1 मीटर हो गया। अब इसको हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा बताइए, 1/f बराबर 1/0.5 और प्लस 1/-1। ठीक, क्या आएगा मान यहाँ से बताइए, ये दशमलव हटाएंगे 10/5 हो जाएगा, क्या आएगा 10/5, और ये आपका प्लस माइनस में बदल गया -1 ना, तो कितना हो गया 2 - 1 बराबर 1 आ गया, 1/f बराबर 1/1 ना, तो यहाँ से f बराबर क्या आएगा 1 मीटर आ गया। संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर आई है। आपसे पूछा क्या गया, परिणामी लेंस की क्षमता पूछा गया है, ना कि फोकस दूरी। तो हमने बताया था लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f, जहाँ f क्या है मीटर में है ना, तो बताइए 1/1 f कितना आ गया 1 आ गया है, तो 1/1, तो यहाँ से लेंस की क्षमता कितना आ गई 1 डायोप्टर। क्लियर है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, तो आपकी जो आ गई लेंस की क्षमता वो परिणामी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। कह रहा है जो कोशिकाओं में आरंभ होता है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, ऐसा कौन सा है संवहन बताइए, वृक्कीय संवहन, यकृतीय संवहन, निवाहिका संवहन, लसिका संवहन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए लगाते हैं सी, आपका राइट जवाब बी नंबर, लसिका संवहन। ठीक है ना, कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लसिका संवहन। यह है कोशिकाओं में ही स्टार्ट होता है, कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। चलिए झटका खा रहे हैं है ना, हाँ तैयारी को मजबूत रखें, नहीं झटका ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। अपनी तैयारी और मजबूत करिए। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है बताइए, पूछा गया है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। ऑप्शन ए है 1H1, ऑप्शन 2 है 1H2, ऑप्शन 1H3, ऑप्शन 1H1 एवं 1H3 दोनों। क्या हो जाएगा, भारी जल पूछा गया। हाँ देखिए मैंने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको बताया था, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम ना, तो ध्यान दीजिएगा भारी जल जो पूछा जा रहा है वह ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर बी, इसी को ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ना, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी को आप बोलते हैं भारी जल। आ गया समझ में, क्लियर है। जो ट्राइटियम है 1H3 ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्राइटियम पूछ सकता है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा होता है 1H3 ट्राइटियम। क्लियर है, चलिए ये कह रहा है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी
और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊतक से प्रश्न लिया गया है। दृढ़ोतक, मृदुतक, परिरंभ, स्थूल कोण ऊतक, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊतक से प्रश्न है, कई इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना चुका है यह ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है बताइए? चलिए, इसका राइट जवाब आपका सी हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है आपका, बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या है ऑप्शन? 1 नंबर, 1000, फिर 10,000, 1010, 11,000। बताइए, राइट जवाब आपको क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। आपसे पूछता है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? केवल बाइनरी लैंग्वेज को। और कौन सा कोड होता है? 0 या 1? कौन सा कोड? 0 या 1, यही आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो भी हम कंप्यूटर मशीन पर टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर उसको 0 या 1 के रूप में चेंज कर देता है और इसी के समझता है। कैसे इसको हम प्रयास करेंगे निकालने का, चलिए देख लेते हैं। 16 हो सकता है 16 के बजाय दूसरी संख्या दे दी जाए ना, तो क्या करना? बाइनरी नंबर में पूछा गया, बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 दिया है ना, 16 है, इसको पूछा है बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। डेसिमल का बेस बताइए 10 होता है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या करेंगे? 16 आप लिखिए, बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना रिमाइंडर बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 4 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 आ गया, रिमाइंडर 0 ना। फिर 2 से डिवाइड करना है, क्या आया? 1 बार गया। अब यहाँ कितना बचा? 0 बचा। अब फिर अगला 1 है, यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, आपका 1 ही शेष रह जाएगा। तो यहाँ से 1 लिख लीजिए। आपका जो ये कोड आते हैं यही आपकी बाइनरी है, 10000। नीचे से ऊपर की ओर आप लिखिएगा, जो कोड मिले वही आपका बाइनरी अंकन पद्धति में हो जाएगा। राइट जवाब 10,000। क्लियर है? तो चलिए मित्र, आज के यह 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करते हैं कि क्लास बहुत अच्छी होगी, उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।